हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज का टॉपिक है हमारा ब्लड बैंक। आज हम ब्लड बैंक का इंट्रोडक्शन से लेकर उसकी स्क्रीनिंग तक सारी बातें करेंगे, हर चीज़ को प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिएगा, इसको सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। A blood bank is a center where blood is collected as a result of blood donation, stored and preserved for later use in blood donation, and where components are prepared with proper testing to maximize the blood effective use and to reduce the risk of blood transfusion disease। मतलब ब्लड बैंक एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे ब्लड को हम कलेक्ट करते हैं एज अ ब्लड डोनेशन, उसको हम स्टोर करके रखते हैं जब कोई हमसे लेने आता है उसके लिए। उसके हम कंपोनेंट्स बनाते हैं। कंपोनेंट्स इसलिए हम बनाते हैं ब्लड से ताकि हम उस ब्लड का यूज़ मैक्सिमाइज़ कर सकें। वैसे तो ब्लड नॉर्मल सबको ये होता है कि ब्लड है, लेकिन ब्लड जो होता है, one blood can save 3 lives, one RBC, one plasma and one is platelet। ठीक है, एंड टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिसीज़, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिसीज़ के रिस्क को रिड्यूस करने के लिए भी ब्लड बैंक जो होती हैं वो बनाई जाती हैं। तो ये देखते हैं कि पहला ब्लड बैंक जो था वो स्टेब्लिश हुआ है कोलकाता में 1869 में, एंड अराउंड 23 मिलियन यूनिट ऑफ ब्लड इज़ डोनेटेड इन अ ईयर। 23 मिलियन यूनिट ऑफ ब्लड जो है एवरी ईयर डोनेट होता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि ब्लड की कितनी किल्लत होती है। लोग बहुत परेशान रहते हैं, उनको ब्लड नहीं मिलता है, और बहुत सारे लोगों की इवन जान भी जाती है ब्लड ना मिलने से। ठीक है, चलिए ये तो हुआ इंट्रोडक्शन हमारा ब्लड बैंक की है क्या। आगे देखते हैं कि अगर आप ब्लड बैंक सेटअप कर रहे हैं तो क्या क्या पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। ओके, इट शुड बी अवे फ्रॉम ओपन सीवेज ड्रेन्स, पब्लिक लेबोरेटरी एंड अनहाइजीनिक सराउंडिंग। यानी कि ब्लड बैंक जो है वो अवे होना चाहिए, दूर रहना चाहिए ओपन सीवेज, कोई भी खुला हुआ सीवेज है, ड्रेन्स हैं, पब्लिक लेबोरेटरीज यानी कि टॉयलेट्स जो हमारे पब्लिक शौचालय वगैरह होते हैं, एंड अनहाइजीनिक सराउंडिंग, गंदी जगह से बिल्कुल भी दूर होना चाहिए। नेक्स्ट इट शुड बी फ्री फ्रॉम रॉडेंट्स, इंसेक्ट एंड फ्लाइज। एक ब्लड बैंक जो है वो रॉडेंट, इंसेक्ट और फ्लाइज से फ्री होना चाहिए। वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, अच्छी खासी हवादार होना चाहिए, रोशनदान होनी चाहिए और लाइटनिंग होनी चाहिए। अगला पॉइंट है कि फ्लोर जो है वो बिल्कुल क्लीन रहें, स्मूथ हो और वॉशेबल हो। वॉशेबल इसलिए कि कभी कभी क्या होता है कि टेस्टिंग करते समय या डोनेशन या कलेक्शन करते समय ब्लड की जो है स्प्लटरिंग हो जाती है फ्लोर पे, यानी कि फैल जाता है। तो अगर फ्लोर स्मूथ नहीं होगा तो वो जो गैप्स हैं उसमें फिल हो जाएगा, वॉशेबल नहीं होगा तो क्लीन नहीं होगा तो मार्क या स्टेन्स जो हैं वो वहाँ पे रह जाएंगे। इसलिए ब्लड बैंक का जो फ्लोर होता है वो हमेशा क्लीन, स्मूथ और वॉशेबल होना चाहिए। मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। 100 square meter area for blood bank and 50 square meter area for component preparation must be separated। यानी कि ब्लड बैंक का जो मिनिमम एरिया है वो 100 स्क्वायर मीटर का होना चाहिए। ठीक है, और 50 स्क्वायर मीटर, मैंने जो आपको बताया कि कंपोनेंट्स सेपरेट जो करते हैं उसका एक 50 स्क्वायर मीटर का एरिया अलग से होना चाहिए। ठीक है, सेपरेटेड होता है, वो मिक्स नहीं होता, अलग होता है बिल्कुल। और कंपोनेंट रूम जहाँ पे होता है, कंपोनेंट्स जहाँ बनते हैं वहाँ का टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री फिक्स होना चाहिए। ओके, तो ये था हमारा सेटअप। अगला पॉइंट है हमारा पर्सोनल एंड स्टाफ, यानी कि ब्लड बैंक में क्या क्या स्टाफ्स होते हैं। ब्लड बैंक में जो डॉक्टर होते हैं वो MBBS होते हैं अगर, तो उनको 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग इन अ ब्लड बैंक। और अगर कोई PG है, MBBS प्लस MD है, तो फिर नो एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है कि ब्लड बैंक टेक्नीशियन के पास मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की डिग्री होनी चाहिए, प्लस उसके पास 6 मंथ का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। ब्लड बैंक सेटअप हो गया, ब्लड बैंक के हमें रिक्वायरमेंट्स पता चल गई। अब ब्लड बैंक के इक्विपमेंट्स की बात करते हैं कि जो ब्लड हम कलेक्शन करते हैं तो वो कैसे स्टोर होता है, कैसे उसका हम यूज़ करते हैं, फर्दर यूटिलाइज करते हैं, उसको देखते हैं। चलिए, ब्लड बैंक इक्विपमेंट्स, पहला है टेम्परेचर रिकॉर्डर, दूसरा है रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज्ड, तीसरा है हेमाटोक्रिट सेंट्रीफ्यूज्ड, चौथा है हीमोग्लोबिनोमीटर, पांचवा है वाटर बाथ, एंड सिक्स्थ वन इज ब्लड कंटेनर वेइंग डिवाइस। तो टेम्परेचर रिकॉर्डर जिससे रूम का टेम्परेचर देखते हैं, और बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि कंपोनेंट रूम का मैं टेम्परेचर बताया आपको 20-25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। हमारे जो ब्लीडिंग रूम होते हैं उसका टेम्परेचर अलग होता है। ठीक है, तो इसलिए टेम्परेचर रिकॉर्डर ब्लड बैंक में बहुत इंपॉर्टेंट। रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज, अलग तरीके के फ्रिज होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, जिनका टेम्परेचर 2 to 10 डिग्री ऑन एन एवरेज होता है। उसी के अकॉर्डिंग हम ब्लड को स्टोर करते हैं, और हर एक कंपोनेंट का जो है वो टेम्परेचर ऑफ पुटिंग अलग अलग होता है। दूसरा है हेमाटोक्रिट सेंट्रीफ्यूज, ये भी एक फ्रिज है। हीमोग्लोबिनोमीटर, अ डिवाइस विच इज़ यूज टू डिटेक्ट द HB, हीमोग्लोबिन पता करने की डिवाइस को हीमोग्लोबिनोमीटर बोलते हैं। नेक्स्ट है वाटर बाथ। वाटर बाथ का यूज़ ये है कि जब भी हम किसी को ब्लड देते हैं,
ठीक है। जब कोई ब्लड लेने आता है तो तुरंत कभी कभी क्या होता है कि FFP जो जाता है हमारा, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, मैं आगे आपको बताऊंगी, तो वो तो -40 डिग्री पे रहता है। तो एज इट इज़ आप उसको -40 तो चढ़ा नहीं सकते, तो वो जो चढ़ाया जाता है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लाके चढ़ाया जाता है। तो उस जगह पे वाटर बाथ का यूज़ होता है कि हम FFP का टेम्परेचर डाउन करने के लिए उसको हम वाटर बाथ में डालते हैं, जिसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, एंड देन इट वॉज फर्दर सेंड। ओके, नेक्स्ट है कि ब्लड कंटेनर वेइंग डिवाइस। हम जो बैग्स होते हैं हमारे कलेक्टिंग डोनर्स के बाद जो बैग आते हैं हमारे, उनको हम वेइंग मतलब नापते हैं, डिवाइस से बैलेंसिंग करते हैं, क्योंकि जो कंपोनेंट सेपरेशन रूम्स में जो हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं जिनसे हम कंपोनेंट बनाते हैं, वहाँ पे बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिना बैलेंसिंग के आप नहीं कर सकते, आपके बैग जो है वो फट जाएंगे और सारा ब्लड स्प्लैश हो जाएगा। तो इसलिए वेइंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे बहुत से फर्दर इक्विपमेंट्स हैं जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किए हैं, लेकिन मेन इक्विपमेंट्स ये हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि ब्लड कंपोनेंट्स क्या हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इसको डिटेल में हम देखते हैं। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक करते चलिए। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स। मेन जो होते हैं वो 4 तरीके के ब्लड कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है होल ब्लड, सो लेट्स सी इन डिटेल। ओके, इट कंटेन रेड सेल एंड प्लाज्मा। होल ब्लड यानी कि संपूर्ण रक्त, सब कुछ है इसमें, रेड सेल और प्लाज्मा गुड क्वांटिटी का होता है। प्लेटलेट एंड ग्रैनुलोसाइट्स आर नॉट एक्टिव आफ्टर 24 से 48 आवर्स। इस होल ब्लड में 24 से 48 आवर्स बाद, यानी कलेक्शन के 24 से 48 घंटे के बाद, जो प्लेटलेट्स और ग्रैनुलोसाइट्स यानी कि हमारी जो WBCs होती हैं वो एक्टिव नहीं होती हैं, ठीक है। और क्या होता है, देयर इज प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ लेबाइल फैक्टर 5 and 8 व्हेन ब्लड इज स्टोर्ड एज 1 to 6 डिग्री सेल्सियस। हमारा ब्लड जो 1 to 6 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर होता है, होल ब्लड का टेम्परेचर कितना है, 1 to 6 डिग्री पे जब स्टोर होता है, तो फैक्टर 5 और फैक्टर 8 प्रोग्रेसिवली डिक्रीज करते हैं, राइट। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि होल ब्लड जब स्टोरेज होता है 1 to 6 डिग्री सेल्सियस पे, तो उस पर फैक्टर 5 और 8 डिक्रीज करते हैं। नेक्स्ट क्या है कि शुड नॉट बी गिवन इन केस ऑफ क्रॉनिक अनीमिया एंड नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम पेशेंट। कोई भी पेशेंट जिसको क्रॉनिक अनीमिया हुआ है, भयंकर वाला अनीमिया हुआ है, ठीक है, और उसका ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल है, ऐसे पेशेंट्स को हम होल ब्लड नहीं ट्रांसफ्यूज करते हैं। देखिए दोस्तों, हर एक कंडीशन होती है, आपको होल ब्लड कब देना है कब नहीं देना है। देयर वाज अ कंडीशन, ल्यूको रिड्यूस देना है नहीं देना है, प्लाज्मा देना है नहीं देना है, FFP देना है नहीं देना है। देयर वाज एवरी अ डेफिनेट सिचुएशन कि आपको कहाँ कौन सा ब्लड देना है, ठीक है। तो ये कंडीशन मैंने मेंशन की है आपको कि अगर किसी को क्रॉनिक एनीमिया हो रखा है, उसके बॉडी का ब्लड का वॉल्यूम नॉर्मल है, तो आप उसको होल ब्लड नहीं देंगे। अगर आप उसको देते हैं तो पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा, उसके वेसरल में फ्लूइड फिलिंग होने लगेगी, ठीक है। अगला पॉइंट है स्टोर्ड एट 2 to 6 डिग्री सेल्सियस इन ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर फॉर 25 डेज। होल ब्लड को हम 2 to 6 डिग्री टेम्परेचर पर स्टोर करते हैं, 25 डेज के लिए वो स्टोर्ड रहता है, ठीक है। इमीडिएट इफेक्ट ऑफ होल ब्लड दैट इज हेमाटोक्रिट इंक्रीज बाय 1 यूनिट। अगर कोई ये देखे कि इमीडिएट इफेक्ट क्या है होल ब्लड का, तो किसी का भी हेमाटोक्रिट जो है 1 यूनिट से इंक्रीज कर जाएगा होल ब्लड चढ़ते ही, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड पॉइंट है रेड ब्लड सेल्स। पहला था व्हाट वाज द फर्स्ट, होल ब्लड था, अब सिर्फ केवल RBC है। इन केस ऑफ 10 to 30% ऑफ ब्लड लॉस द RBCs आर ट्रांसफ्यूज। अगर किसी इंसान को 10 to 30% ब्लड लॉस होता है, उस टाइम पे हम उसको RBC ट्रांसफ्यूज करते हैं। अच्छा, RBC ट्रांसफ्यूज करने से व्हाट इज द गुड वन एडवांटेज, इट इंक्रीज द ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल इन ब्लड। RBC HB, राइट, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हमारे हीमोग्लोबिन में होती है, तो जितना भी RBC चढ़ता है, रेड सेल चढ़ता है पेशेंट में, उसके ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल इंक्रीज करता है, ठीक है। इसका भी टेम्परेचर 2 to 6 डिग्री सेल्सियस इन ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर। BBR इज ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर, जो मैंने आपको बताया था रेफ्रिजरेटेड, राइट। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज यूजेस क्या है रेड ब्लड सेल के। यूजेस हैं सिकल सेल एनीमिया में यूज़ करते हैं हम, थैलीसीमिया में यूज़ करते हैं, और आयरन डेफिशिएंट एनीमिया जिसमें हीमोग्लोबिन यानी कि आयरन की जब डेफिशिएंसी होती है, वो जो एनीमिया होता है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि RBCs का जो शेप होता है वो सिकल शेप हो जाता है, यानी कि हाफ मून लाइक स्ट्रक्चर। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स में क्या है, प्लेटलेट्स स्टोर्ड इन एजिटेटर एट 20 to 23 डिग्री सेल्सियस फॉर 5 to 7 डेज। अच्छा, आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की होगी कि हर चीज़ का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, पर्टिकुलर ड्यूरेशन है कि उसको कब स्टोर करना है। जैसे प्लेटलेट का टेम्परेचर
3 डिग्री सेल्सियस है, 5 to 7 डेज के लिए होता है, राइट। एंड वन मोर थिंग कि इसको जो स्टोरेज है, प्लेटलेट को हम एजिटेटर में स्टोर करते हैं। हमारा जो आरबीसी था उसको हमने नॉर्मल ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर में स्टोर किया था, उसका टेम्परेचर अलग था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि प्रिपेयर्ड आफ्टर 4 to 8 आवर्स ऑफ कलेक्शन, यानी कि कलेक्शन के 4 से 8 घंटे के अंदर हमें अपनी प्लेटलेट्स प्रिपेयर करनी होती हैं, अदरवाइज वो ब्रोक डाउन हो जाता है तो गुड क्वांटिटी की प्लेटलेट्स नहीं ऑपरेट हो सकती हैं। व्हाट इज द एडवांटेज? 1 यूनिट ऑफ इट इज इंक्रीज द काउंट ऑफ 5000 माइक्रोलीटर, मतलब 1 यूनिट प्लेटलेट से 5000 माइक्रोलीटर ऑफ प्लेटलेट्स काउंट इंक्रीज करता है, राइट। चलिए अगला पॉइंट है हमारा फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। इट कंटेन 90% वाटर, 6 to 8% प्रोटीन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स। तो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जो है उसमें हमारा 90% वाटर होता है, 6 to 8% प्रोटीन होता है और स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स होते हैं। स्टोरेज, एफएफपी का टेम्परेचर जो है वो सबसे डिफरेंट है, बाकी सबका टेम्परेचर नॉर्मल 1 to 6, 2 to 6, 4 to 8 चलेगा। एफएफपी का टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस चलता है एंड द ड्यूरेशन इज ऑल्सो वेरी लॉन्ग। 1 ईयर तक हम स्टोर कर सकते हैं एफएफपी को और इसका टेम्परेचर -40 डिग्री है, ठीक है। यूज कब होता है? यूज फॉर हीमोफीलिया एंड ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। हीमोफीलिया और ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में जब पेशेंट का ब्लड कोगुलेट नहीं होता है, यानी कि कोगुलेशन प्रॉब्लम आती है, तब इसका हम यूज़ करते हैं एफएफपी का, तभी वो यूज़ होता है, राइट। अगला पॉइंट देखते हैं। तो 4 बेसिक टाइप्स के कंपोनेंट मैंने आपको बताए थे, होल ब्लड, आरबीसी, प्लेटलेट्स एंड फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। कुछ एक्स्ट्रा भी देख लेते हैं। अगर आपका लर्निंग कैपेसिटी वेल एंड गुड है तो आप सारे लर्न करिए, सारे लिखिए, और नहीं है, एवरेज है, तो आप मेन 4 ही ध्यान रखिए। चलिए 5th वन इज क्रायोप्रेसिपिटेट एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। नाम थोड़ा सा बड़ा है और काम का भी बहुत है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय ओवरनाइट थॉइंग ऑफ एफएफपी एट 1 to 6 डिग्री सेल्सियस। क्रायोप्रेसिपिटेट हम प्रिपेयर कैसे करते हैं? ओवरनाइट थॉइंग होती है। अब थॉइंग क्या है? यहाँ पे एक नया वर्ड है थॉइंग, बिल्कुल। थॉइंग ये होता है कि एक्चुअली में जब भी किसी सॉलिड चीज़ को अगेन से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना होता है तो इस प्रोसेस को हम थॉइंग बोलते हैं। 1 to 6 डिग्री इज़ द टेम्परेचर जिसमें हम थॉइंग करते हैं। ओवरनाइट थॉइंग यानी कि पूरी रात हम उस एफएफपी को निकालते हैं और 1 to 6 डिग्री टेम्परेचर पे रख के रहते हैं। तो जो चीज़ -40 से निकल के 1 से 6 डिग्री टेम्परेचर में आएगी, स्टेट चेंज इसका होना ऑब्वियस है। तो वो सॉलिड से अब वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ओवरनाइट रहता है। तो वो उससे क्या होता है कि ओवरनाइट रख दिया आपने, ठीक है, अब वो सेटल डाउन हो गया। तो जो सॉलिड फेज़ है उसका वो सेटल डाउन है नीचे, जो कि क्रायोप्रेसिपिटेट बन जाएगा। ऊपर जो होता है वो प्लाज्मा निकल आता है। उस प्लाज्मा को आइदर हम जो नॉर्मल प्लाज्मा उसमें ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, अदरवाइज उसको अलग सेपरेट कर देते हैं, और जो बचा हुआ नीचे हमारा सॉलिड पार्ट होता है उसको हम क्रायोप्रेसिपिटेट की तरह दे देते हैं। इट कंटेन 80% ऑफ फैक्टर 8। फैक्टर 8 की गुड क्वांटिटी होती है उसमें 80%, और यूज़ किया जाता है फॉर वॉन वाइल्ड्ब्रैंड डिजीज़। ये भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, उसमें ये यूज़ करते हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारा ल्यूको रिड्यूस्ड आरबीसीज। इसमें क्या होता है कि आरबीसीज से हम डब्ल्यूबीसी को प्रॉपरली रिमूव करते हैं। देखो काम जो डब्ल्यूबीसी का काम कुछ खास काम नहीं होता, उल्टा ये इन्फेक्शन और कॉज करती है, इसीलिए ल्यूको रिड्यूस्ड ब्लड जो है वो भी प्रिपेयर किया जाता है। वॉश्ड आरबीसीज, जब उसमें एक्सेसिव एंटीबॉडीज़ होती हैं उस ब्लड को वॉश करके स्टोर करते हैं, तो वो वॉश्ड आरबीसी होता है। इरेडिएटेड आरबीसी में गामा ग्लोबुलिन से इरेडिएशन कराते हैं, तो वो इरेडिएटेड आरबीसी होता है। नियोसाइट्स क्या होता है कि स्मॉल जो बच्चे होते हैं उनको जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है वो नियोसाइट सेल से होता है, जिसमें कि गुड क्वांटिटी ऑफ आयरन होता है, ठीक है। अभी हमने क्या इंट्रोडक्शन पढ़ लिया ब्लड बैंक का, हमने सेटअप देख लिया, उसका क्या होता है, इक्विपमेंट्स हमने देख लिए, उसका हमने पर्सनल स्टाफ देख लिया है, फिर हमने कंपोनेंट्स पढ़ लिए। अब जो हमारे कंपोनेंट्स हैं वो स्टोर रहते हैं, तो वो स्टोर कैसे रहते हैं, किस चीज़ से वो स्टोर रहते हैं जो वैसे बने रहते हैं, उसके लिए अगला देखते हैं हम अगला पॉइंट जो है ब्लड प्रिजर्वेटिव्स। 4 मेन ब्लड प्रिजर्वेटिव्स मैंने डिस्कस किए हैं, जिसमें कि पहला है एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज, ACD। इसको हम यूज़ करते हैं तो ब्लड हमारा 21 डेज तक प्रिजर्व रहता है, ठीक है। दूसरा है CPD, सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज। इसका यूज़ भी 21 डेज़ के लिए होता है। नेक्स्ट है CPDA। जो CPD है वही CPDA है, बस इसमें डिफरेंस एडेनिन का है। सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडेनिन इसका फुल फॉर्म है, और इससे 35 डेज़ यहाँ पे डेज़ इंक्रीज़ कर गया। आप सोच रहे हो क्यों? यहाँ पे जो एडेनिन है वो एनर्जी प्रोवाइड कराता है और ATP के कंसनट्रेशन को वो मेंटेन रखता है। सेल्स को गुड अमाउंट ऑफ ATP मिलती है, जिससे कि उनका जो लाइफ सर्विंग डेज जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सैगम।
इसका फुल फॉर्म है सेलाइन एडेनिन ग्लूकोज एंड मैनिटोल फॉर 42 डेज के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है एग्जाम्स में इसका फुल फॉर्म भी पूछते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके फुल फॉर्म्स। अब आता है हमारा ब्लड बैग लेबलिंग, यानी कि ब्लड स्टोर हो गया, राइट, प्रिजर्व भी कर लिया। अब जो फाइनल बैग तैयार होने वाला है जिसको हम देंगे किसी को, उसकी लेबलिंग कैसे होती है, क्या होती है, इसको देख लेते हैं। चलिए, पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो ब्लड बैग की लेबलिंग है उसमें पेशेंट का आइडेंटिटी नंबर होता है, एक प्रॉपर आईडी कोड होता है उसके ऊपर, ठीक है। डेट ऑफ उसका डोनेशन का डेट होता है कि कब वो ब्लड आया है, उसमें प्रॉपर सारे टेस्टिंग के मार्क होते हैं कि इसको कोई प्रॉपर डिजीज़ तो नहीं है, HIV, HCV, एड्स, राइट, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, प्रॉपर उसकी टेस्टिंग होती है और वहाँ पे मार्क लगे होते हैं, ये तो उसमें बताना होता है कि ये है कि नहीं है, ठीक है। ये हो गया, डेट हो गई उसके ऊपर ब्लड ग्रुप भी लिखा रहता है, ठीक है। चलिए, और क्या चीज़ है कि लेबलिंग में क्या ध्यान रखने वाली चीज़ है वो ये है कि ब्लड ग्रुप एज होता है, उसका लेबल येलो कलर का होता है। मतलब जो परफेक्शनिस्ट जो काम करते हैं वहाँ पे लैब टेक्नोलॉजिस्ट, उनको देखने की ज़रूरत नहीं है कि वो कौन सा ब्लड है। नॉर्मल कोई नया इंसान जाएगा वो चेक करेगा कहाँ लिखा है, लेकिन जो वहाँ पे काम करते हैं उनको ये चीज़ पता होती है। अगर येलो कलर का लेबल लगा है इट मीन्स वो ब्लड ग्रुप ए है, पिंक कलर का लेबल लगा हुआ है तो ब्लड ग्रुप बी है, वाइट कलर का लेबल लगा हुआ है तो वो ब्लड ग्रुप ए बी है, और अगर ब्लू कलर का लेबल लगा हुआ है तो ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये 4 जो बेसिक कलर कोडिंग्स हैं इससे हम ब्लड ग्रुप्स को डिफाइन कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शन बिफोर डोनेशन ऑफ ब्लड, यानी कि अगर कोई ब्लड डोनेट कर रहा है तो उसके पहले उसको हम क्या इंस्ट्रक्ट करते हैं, क्या हमें देखना पड़ता है एज अ लैब टेक्नोलॉजिस्ट, उसकी क्या ड्यूटी बनती है, वो किन किन चीज़ों को चेक करता है। फर्स्ट पॉइंट, एज मस्ट बी बिटवीन 18 से 60 जो है वो एक एज लिमिट डिफाइंड है इंटरनेशनल CPC गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, जिसके थ्रू कोई भी ब्लड डोनर जो है उसकी एज जो है वो 18 to 60 ईयर्स होनी चाहिए बिटवीन। हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन, एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हीमोग्लोबिन का कंसनट्रेशन फीमेल्स में हम 12 ग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होना चाहिए HB, और मेल्स में 13 ग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होना चाहिए। इससे कम होता है तो लोग ट्रांसफ्यूज़ करा देते हैं, ब्लड डोनेट करवा देते हैं, लेकिन अगर गाइडलाइंस के हिसाब से चला जाए तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं डोनेट कराना चाहिए उस इंसान से जिसका HB कम जा रहा है। अगला पॉइंट हमारा पल्स रेट, ये भी हम चेक करते हैं कि पल्स रेट जो है वो 70-100 पर मिनट होना चाहिए। सेकेंड लास्ट पॉइंट है सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक प्रेशर, यानी कि सिस्टोलिक मतलब हाई ब्लड प्रेशर और डायसिस्टोलिक मतलब लो ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर जो है वो 90 से 150 होना चाहिए mmHg, और जो लो प्रेशर है वो 50 से 100 mmHg होना चाहिए, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, देखना पड़ता है, PP भी नापते हैं कि उसका प्रेशर, ब्लड प्रेशर हाई तो नहीं जा रहा है, ठीक है। इसके बाद हम जो हमारा डोनर है उससे हम ये भी पूछते हैं कि कोई वो मेडिसिनल पे तो नहीं चल रहा है, प्रॉपर ट्रीटमेंट तो नहीं हो रहा है उसको, उसने अपने टूथ की सर्जरी तो नहीं कराई है, ठीक है, और शुगर का पेशेंट तो नहीं है, हार्ट पेशेंट तो नहीं है। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हमें पता नहीं होते, लेकिन वहाँ पे वो चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए, और इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछा जा सकता है कि क्या क्या आपके एज अ लैब टेक्नोलॉजिस्ट आप क्या इंस्ट्रक्ट करोगे, आप क्या ध्यान दोगे, तो उसके लिए सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लास्ट पॉइंट, वेट को देख लेते हैं कि फीमेल्स का वेट 45 से ज़्यादा होना चाहिए पर केजी, यहाँ पे केजी मिसप्रिंट हो गया है गाइस, तो और मेल्स का जो है वो 55 केजी होना चाहिए, ठीक है। केजी आप नोट कर लेना, अदरवाइज अगर आप नोट्स बना रहे हो तो। चलिए, अब लैब टेक्नोलॉजिस्ट का इंस्ट्रक्शन हो गया, आगे देखते हैं। अगला है हमारा कि चेंजेस अकर आफ्टर ब्लड स्टोर। हमने ब्लड स्टोर कर लिया, डोनेट करा लिया, स्टोर कर लिया, अब स्टोर करने के बाद क्या चेंजेस आते हैं ये हमें पता होना चाहिए। पहला क्या है कि पोटेशियम एंड लैक्टेट लेवल इंक्रीजेज ड्यू टू रिलीज ऑफ पोटेशियम फ्रॉम RBC टू प्लाज्मा। पोटेशियम और लैक्टेट का जो लेवल होता है ब्लड में वो इंक्रीज होता है क्योंकि RBC से प्लाज्मा में पोटेशियम रिलीज होता है। नेक्स्ट है कि pH जो है हमारा वो फॉल कर जाता है, ठीक है। WBC एंड प्लाज्मा सोडियम लेवल डिक्रीजेज, WBC भी डिक्रीज करती हैं और प्लाज्मा और सोडियम का लेवल भी डिक्रीज करता है। अगला पॉइंट है हमारा डिक्रीज ATP लेवल, ATP लेवल भी हमारा डिक्रीज कर जाएगा, pH भी डिक्रीज कर जाएगा, WBC डिक्रीज कर जाएगा, सोडियम लेवल डिक्रीज कर जाएगा, बस पोटेशियम का लेवल जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, राइट। नेक्स्ट है व्हेन ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी चेंजेस RBC शेप ऑल्सो चेंजेस, यानी कि जब ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी यानी कि जो
बॉडी के अंदर जो प्रेशर है जिसकी वजह से उनका जो शेप ऑक्यूपाई कर रखा है उन्होंने, अगर वो चेंज होता है तो आरबीसी का शेप भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फैक्टर 5 एंड फैक्टर 8 कॉन्टिन्यूस डिक्रीजेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ब्लड स्टोर्ड रखते हैं हम उसमें फैक्टर 5 और फैक्टर 8 की डिफिशियंसी होती जाती है, कंटिन्यू डिक्रीज करते रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं और यहाँ पे ऐड करूँगी कि जब लोग ब्लड लेने जाते हैं उनकी डिमांड होती है कि दे वांट अ फ्रेश ब्लड, राइट, उनको फ्रेश ब्लड बैग चाहिए होता है, लेकिन उनको ये लगता है कि जो रखा हुआ ब्लड है वो अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं कि वो ख़राब होता है, बस प्रॉब्लम यही होती है कि कुछ फैक्टर्स में जो चेंजेस आते हैं ना उसकी वजह से डॉक्टर वो प्रेस्क्राइब करता है कि फ्रेश बैग जो है वो मिले, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता। हर ब्लड बैंक के अपने प्रॉपर रूल्स होते हैं कि वो जितने भी ओल्ड बैग्स हैं उनको पहले रिमूव करते हैं, फिर वो नए बैग्स को देते हैं जिससे कि ज़्यादा बैग्स जो हैं वो एक्सपायर ना हो और प्रॉपरली उनका यूज़ होता रहे। चलिए, तो ये था स्टोरेज का पॉइंट। अगला है टेस्ट परफॉर्म्ड इन ब्लड बैंक। ब्लड बैंक में कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट है हमारा ब्लड ग्रुपिंग का, कि जो हम ब्लड ग्रुपिंग करते हैं, ब्लड ग्रुप्स बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं, ए बी, ए बी एंड ओ। दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप। अब आप बोलेंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो सिंपली RH फैक्टर पे डिपेंड करता है, राइट। ब्लड ग्रुप आर ऑफ मेन 4 टाइप्स, ए बी एंड ओ। Okay, let's see the different points to how to get these methods. Okay, first one is forward grouping. Forward grouping होता है। दूसरा है हमारा रिवर्स ग्रुपिंग। अब डिफरेंस क्या है? फॉरवर्ड ग्रुपिंग जो होता है वो हमारा स्लाइड से हम करते हैं कि हम स्लाइड पे ब्लड की ड्रॉप्स रखते हैं। एक स्लाइड पे हम A, B एंड O मार्क करते हैं जहाँ पे हम ब्लड की एक एक ड्रॉप रखते हैं। उसके बाद हम उसमें एंटी सीरम मिला करके मिक्स करते हैं। ठीक है, थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि इसमें एग्लूटिनेशन होता है। उस एग्लूटिनेशन से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। अगर ए और ओ हो रहा है तो वो ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा, बी और ओ है तो बी हो जाएगा, बोथ है तो ए बी, नन इज 1। ठीक है, इसका मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें कि सारे मैं डिफरेंट मेथड्स को प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करूंगी। अभी मैंने सिर्फ यहाँ पे नेम को मेंशन किया है और मैं वर्बली आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट जो है वो है रिवर्स ग्रुपिंग। रिवर्स ग्रुपिंग जो होता है वो स्लाइड मेथड्स, टेस्ट ट्यूब मेथड्स होता है। इसमें हम टेस्ट ट्यूब्स लेते हैं, उस टेस्ट ट्यूब में हम सीरम डालते हैं। ठीक है, ये हमारा एंटीबॉडीज़ होता है, इसमें हम सीरम डालते हैं। सीरम के बाद हम उसमें तो 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, मार्क करेंगे ए और बी, उसमें पहले सीरम ऐड करेंगे। सीरम ऐड करने के बाद हम उसमें 2% रेड सेल सस्पेंशन ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद सेंट्रीफ्यूज कर देंगे। अब देखेंगे रिजल्ट में हम क्या देखेंगे कि जिसमें एग्लूटिनेशन हो रहा है उसका जस्ट अपोजिट वो ब्लड ग्रुप होगा। यानी कि अगर टेस्ट ट्यूब हमारी ए में एग्लूटिनेशन हो रहा है तो वो ब्लड ग्रुप बी है, अगर बी में हो रहा है तो वो ए है, और इसी के करस्पॉन्डिंग ए बी और ओ बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस ये आ गया कि जो हमारा फॉरवर्ड ग्रुपिंग था जो हमने स्लाइड से किया था उसमें क्या था कि जिसमें एग्लूटिनेशन हो रहा था वही हमारा ब्लड ग्रुप हो रहा था। यहाँ पे क्या है उसका रिवर्स, इसीलिए इसको रिवर्स मेथड बोला गया है। ठीक है, दूसरा इसमें क्या है कि RH डिटर्मिनेशन, RH एंटीबॉडी जो होती है हमारे ब्लड में, RH जो कि पॉजिटिव और निगेटिव होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वो उसको डिटेक्ट करने का एक मेथड होता है जो है डायरेक्ट कूम टेस्ट और इनडायरेक्ट कूम टेस्ट। ठीक है, इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं इनके टेस्ट को मेंशन करूंगी। अगला देखते हैं स्क्रीनिंग इन ब्लड बैंक, यानी कि ब्लड बैंक में स्क्रीनिंग कैसे हो रही है। स्क्रीनिंग, ओ सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई स्क्रीनिंग की, NING हो जाएगा वहाँ पे, बाय मिस्टेक प्रिंट हो गया है। इट वॉज क्वाइट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, देखते हैं पहला क्या है, एलाइजा, ELI ऐसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट ऐसे। यहाँ पे अगेन आई एम सेइंग कि इनके फुल फॉर्म्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, रिया, रेडियो इम्यूनो ऐसे। नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, इम्यूनो डिफ्यूजन, लैटेक्स एग्लूटिनेशन एंड PCR यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये वेरियस स्क्रीनिंग मेथड्स हैं जो ब्लड बैंक में परफॉर्म होते हैं, और उसमें जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है वो लेटेक्स एग्लूटिनेशन मेथड है। ठीक है, चलिए अब हमारा आई थिंक इट वाज द लास्ट पॉइंट कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ये क्या है, एक नई बला है। क्या बला है ये कि
जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़ हो गया, कभी कभी क्या होता है उससे एलर्जीज़ हो जाती है, उन लोगों को कोई दिक्कत होने लगती है। ये होता है कि ब्लड डोनेशन चल रहा था और चलते चलते अचानक से उसको प्रेशर हाई होने लगा, या उसको दाने निकल आए, या ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, तो ये जो है ना वो एक अलग चीज़। चलिए देखते हैं इसमें है क्या। दे आर डिफाइंड एज एडवर्स इवेंट एसोसिएटेड विद द ट्रांसफ्यूजन ऑफ होल ब्लड और वन ऑफ इट्स कॉम्पोनेंट, यानी कि ये एक एडवर्स इवेंट होता है जो कि एसोसिएट होता है अगर हम ट्रांसफ्यूज करते हैं होल ब्लड या ब्लड का कोई कॉम्पोनेंट, तो उससे जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं वो होते हैं रिएक्शन कैन अकर। वो रिएक्शंस जो होती हैं वो कुछ मतलब एक दिन से लेके कुछ हफ्तों के अंदर वो चीज़ दिखती हैं। वो दो तरीके की दिखती हैं, एक होती हैं वो इम्यूनोलॉजिकल, एक होती है वो नॉन इम्यूनोलॉजिकल, यानी कि आइदर उसमें इम्यून सिस्टम हमारा इन्वॉल्व है और आइदर वो इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व नहीं है। ओके, विदाउट इम्यून वन। दे आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके की होती हैं, हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन एंड नॉन हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। पहले हम देखते हैं हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन को। इसमें क्या है कि ये 4 तरीके की होती है। देख गाइस, ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा हो गया है क्योंकि इसमें मैंने पूरा कंप्लीट ब्लड बैंक को डिस्क्राइब कर दिया है। ठीक है, अगर राइट अ शॉर्ट नोट आता है ब्लड बैंक के ऊपर तो आपको इतना प्रॉपर लिखना पड़ेगा। ठीक है, और वहाँ पे जो ब्लड बैंक के जो मेथड्स थे ग्रुपिंग के, उसको भी आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा 10 मार्क्स के क्वेश्चन में। ठीक है, और ये तो एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इंक्लूड करता है पैथोलॉजी में एज वेल एज ये पूरा सेपरेट भी होता है, क्योंकि अगर आप किसी ब्लड बैंक में अप्लाई करोगे तो उसमें आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए हर एक इक्विपमेंट की, हर एक मशीन की, वहाँ के स्टोरेज से लेकर के वहाँ पे मेंटेनेंस, हर चीज़ की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। तो इसलिए इस वीडियो में मैंने सब कुछ बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी वीडियो में जाते हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो आप उसको एंड तक देखें ताकि आपको कुछ इससे गेन हो सके। ठीक है, और आप एक चीज़ मैं और बोलूँगी कि आप लोग वीडियोस देख रहे हैं बट उसको लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या प्रॉब्लम है आपको। ओके फाइन, फर्स्ट वन इज़ शॉक फेज, सेकेंड पोस्ट शॉक फेज, थर्ड एन्यूरिक फेज एंड फोर्थ वन इज़ रिकवरी फेज। एक एक करके देख लेते हैं कि शॉक फेज में क्या होगा। शॉक फेज में चेस्ट पेन होगा, फीवर और चिल्स, यानी कि ठंड लग के फीवर आएगा, ये शॉक फेज है इनिशियल। पोस्ट शॉक फेज में क्या होता है, हीमोलिसिस होने लगती है, यानी कि आरबीसीज रप्चर होने लगती हैं। ठीक है, एन्यूरिक फेज क्या है कि यूरिन नॉट पास ड्यू टू हीमोलिसिस इन मेम्ब्रेन्स, यानी कि अगर मेम्ब्रेन्स में हीमोलिसिस होने लगता है तो उससे यूरिन पास नहीं होगा, और ये हमारा एन्यूरिक फेज में आता है। याद करने के लिए एन्यूरिक, रिक, यूरिक मतलब यूरिन। ठीक है, रिकवरी फेज नाम से ही समझ में आ रहा है, रिकवरी हो रही है पेशेंट की, यानी कि सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो धीरे धीरे पास अवे हो जाएंगी। नेक्स्ट है हमारा नॉन हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस। ठीक है, जिसमें हीमोलिसिस इन्वॉल्व नहीं है। इसमें पहला है ल्यूकोसाइट इनकम्पैटिबिलिटी। ल्यूकोसाइट मतलब WBC। ठीक है, WBC वाइट ब्लड सेल्स। इनकम्पैटिबल का मतलब है बेमेलपन, यानी कि ना मिलना। कंपैटिबल का मतलब है मिल जाना, और इनकम्पैटिबल का मतलब है ना मिलना, यानी कि WBC इनकम्पैटिबल होती है ना। WBC जो ब्लड हम डोनर का जो ब्लड है रिसीवर को चढ़ा रहे हैं, तो उसकी जो बॉडी की जो WBCs हैं वो कंपैटिबल नहीं है रिसीवर के ब्लड से, तो उससे क्या रिएक्शंस होती हैं, फेब्राइल रिएक्शन यानी फीवर आने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पोस्ट कार्डियल पल्मोनरी रिएक्शन। इसमें डिस्पीनिया की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा इसी में कि रिएक्शन ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन्स की वजह से भी कुछ रिएक्शंस होती हैं, जो कि प्लाज्मा प्रोटीन की जो रिएक्शंस होती हैं वो IgE एंटीबॉडी की वजह से होती हैं। ठीक है, इसमें अल्टीकेरिया भी आएगा और स्किन रैशेस भी आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन जो है वो हमारा एंटीबॉडी जो है वो IgA की वजह से होता है। ठीक है, और जो प्लाज्मा प्रोटीन्स था वो IgE की वजह से हो रहा था। इसमें क्या है कि हमारी जो एंटीबॉडी होती हैं एनाफिलेक्टिक में वो हाइपर एक्टिव हो जाती हैं, जिसकी वजह से एक चेहरे पे रेड फ्लशिंग हो जाती है। फेस जो होता है फ्लशिंग करने लगता है, रेड चिकत्ते टाइप के आ जाते हैं चेहरे पे, और लैरिंजियल यानी लैरिंग्स जो होते हैं उसमें ईडिमा होने लगता है, फ्लूइड रिटेनेशन होने लगता है। चलिए, ये हो गया हमारा। अब आता है एलर्जिक रिएक्शंस। एलर्जिक रिएक्शंस जो हैं वो भी हमारी IgE की वजह से ही होती हैं। ठीक है, इसमें भी ब्रांकोस्पाम्स, इडिमा और अस्थमा की प्रॉब्लम्स आती हैं। लास्ट पॉइंट है इसका
प्लेटलेट इनकम्पैटिबिलिटी, जैसा हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था कि WBC का इनकम्पैटिबल यानी ल्यूकोसाइट इनकम्पैटिबिलिटी, उसी तरीके से कुछ लोगों में प्लेटलेट इनकम्पैटिबिलिटी की प्रॉब्लम्स आती है कि प्लेटलेट जो हैं वो मेल नहीं खा रही हैं, वो मैच नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से फिर वही सेम चीज़ की फेब्राइल रिएक्शंस, फीवर हो रहा है, पोस्ट ट्रांसफ्यूजन परप्यूरा हो रहा है, बॉडी में स्वेलिंग आ रही है, इचिंग्स हो रही हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो नॉन हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में देखने को मिलती हैं। और आज के इस टॉपिक में इतना ही। ये पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन था ब्लड बैंक का, उसका सेटअप से लेकर के इंट्रोडक्शन, प्रिजर्वेटिव्स, इक्विपमेंट्स, राइट, पर्सोनल, स्टाफ, सारी चीज़ें थी इसमें। और लास्ट में हमने इसमें स्क्रीनिंग और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस बताई हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाना ना भूलें। और आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।